अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्स साइकिल। और क्रिप्स साइकिल को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक जो है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले आपने इसको समझ लेना है। अब जैसे कि आपको पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे थे, इसमें सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ था। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज को तोड़ा गया था पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड क्रिप्स साइकिल में या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि क्रिप्स साइकिल चलता है, वहाँ पर वो दाखिल नहीं हो सकता था, इसलिए पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन की गई थी, जिसको हम सेकंड स्टेप में किया था हम लोगों ने, जिसको हम कहते थे पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। अब जब पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन मुकम्मल हो गई थी तो वहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था। अब वो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर वो किस चीज़ में शामिल हो जाता है, क्रिप्स साइकिल में। और जब वो क्रिप्स साइकिल में शामिल होता है तो वहाँ पर उसकी क्या कर दी जाती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दी जाती है उस ग्लूकोज की, जिसको क्या किया गया था, ग्लाइकोलाइसिस की मदद से तोड़ा गया था। तो उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, उसके बाद पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन हुई, उसके बाद जो है हम किस में आ गए हैं, क्रिप्स साइकिल में। अब क्रिप्स साइकिल के अंदर क्या क्या होता है, एक एक इवेंट को हम डीपली स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद करना है कि जो क्रिप्स साइकिल है इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम देते हैं। अब सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम क्यों देते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ये एमसीक्यूज़ के लिए माइंड में रख लें। इसको अगर हम डिफ़ाइन करें, इसकी तारीफ़ देखें, तो जो आपके पास क्रिप्स साइकिल है, ये साइक्लिक सीरीज़ है किस चीज़ की, रिएक्शन की। मतलब कि रिएक्शंस की एक सीरीज़ होगी जो साइक्लिक पाथवे में मूव, मतलब कि वो रिएक्शन चल रहे होंगे। इस सीरीज़ ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या किया जाता है कि जो ग्लूकोज़ है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दी जाती है। और ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम देते हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि क्रिप्स साइकिल के दौरान सबसे पहला जो स्टेप होता है, उस स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, पहले स्टेप का प्रोडक्ट, वो 6 कार्बन पर मुश्तमिल एक चीज़ है जिसको हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले सिट्रिक एसिड बन रहा है, इसलिए इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम देते हैं। अब आप देखिएगा ज़रा, इसको हम क्रिप्स साइकिल को कहते हैं। तो जो क्रिप्स साइकिल है, इस पर सबसे पहले जिसने वर्कआउट किया था उसका नाम था सर हेंस क्रिब्स। और ये जो सर हेंस क्रिब्स है ये बरतानिया का बायोकेमिस्ट था। अब इसी के नाम पर ही, देखें इसका नाम है क्रिब्स, अब इसी के साइंसदान के नाम पर ही इस साइकिल को क्या नाम दे दिया गया, क्रिब्स साइकिल का। अब हम ये देखते हैं कि इसके स्टेप में क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आप देखें कि हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। मतलब कि सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या बोला था कि सिट्रिक एसिड बनता है। अब इस पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, जो कहाँ से आया है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन से, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए या एसिटाइल CoA क्या करता है, टूट जाता है किस चीज़ में, CoA में। मतलब कि CoA अलहदा हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एसिटाइल ग्रुप बनेगा। अब जब CoA अलहदा हो जाता है और एसिटाइल ग्रुप बन जाता है, तो ये जो एसिटाइल ग्रुप बना है ये जुड़ जाता है किस चीज़ के साथ, पहले से मौजूद 4 कार्बन पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल के साथ, जिसको हम ऑक्ज़िलोएसिटिक एसिड कहते हैं या ऑक्ज़िलोएसिटेट कहते हैं। जब ये उसके साथ जुड़ता है, क्योंकि इसके पास कितने कार्बन थे, जो पहले से मौजूद है ऑक्ज़िलोएसिटेट, उसके पास 4 कार्बन हैं, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है या एसिटाइल ग्रुप है उसके पास क्या होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। तो 2 कार्बन जे और 4 कार्बन जे, तो 6 कार्बन वाला एक और मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सिट्रिक एसिड का नाम देंगे। तो ये पहला स्टेप है। इस पहले स्टेप के दरमियान या इस पहले स्टेप के दौरान क्या बना, 6 कार्बन पर मुश्तमिल, तो 6 कार्बन पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल बना जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। इसलिए इस साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल का भी नाम देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एसिटाइल CoA है, इसके पास 2 कार्बन हैं, ये आपके पास 2 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये क्या करता है, जब ये इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये दाखिल होगा तो ये टूट जाएगा 2 चीज़ों में। यहाँ से CoA बाहर निकल जाएगा और बाकी क्या बचेगा, एसिटाइल ग्रुप। अब वो उस एसिटाइल ग्रुप के अंदर 2 कार्बन हैं। अब पहले से मौजूद क्या चीज़ है, 1 2 3 4 4 कार्बन पर मुश्तमिल एक चीज़ है जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, ऑक्ज़िलोएसिटिक एसिड का नाम देते हैं। जैसे कि इसके पास क्या है, 4 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन यहाँ से, 4 कार्बन यहाँ से, ये आपस में मिलेंगे तो 6 कार्बन पर मुश्तमिल एक चीज़ बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड का नाम देते हैं। और क्योंकि ये पहला स्टेप है, पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड है, इसलिए इस साइकिल को क्या नाम दिया जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम दिया जाता है। ये आपके पास क्या है, पहला स्टेप है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की।
वैसे इसके अंदर एक और स्टेप भी होता है, मतलब कि जो आपके पास सिट्रिक एसिड बना है उसके बाद आइसोसिट्रिक एसिड भी बनता है, लेकिन बुक में नहीं है तो इसलिए उसकी हम वजाहत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेप बुक में दिया हुआ है वो क्या है कि कन्वर्जन टू अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। इसी तरह आपके पास जो सिट्रिक एसिड बन गया वो क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड के अंदर या अल्फ़ा कीटोग्लूरेट के अंदर, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के अंदर। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि जो सिट्रिक एसिड है जो पहले स्टेप के अंदर बनना है वो क्या करता है, लॉस कर देता है किस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मालिक्यूल को। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जब मालिक्यूल यहाँ से निकलेगा तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन। अब जब यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, इसके साथ साथ ये जो आपके पास सिट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। अब जब वो जो ऑक्सीडेशन होगी इसकी, तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि इसी दौरान जब ये सारे का सारा काम हो रहा होता है तो उसी दौरान NAD+ जो है ये क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है किस चीज़ में, NADH में। मतलब कि सिट्रिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला, हाइड्रोजन भी निकले, हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, इसके साथ मिल जाते हैं और क्या बना देते हैं, NADH को बना देते हैं। अब इसी तरह क्योंकि ये इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो एक कार्बन निकल गई, तो इसलिए पहले 6 कार्बन थे तो अब 5 कार्बन पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड का नाम देंगे। अब इसको अगर हम डायग्राम की मदद से या स्केच की मदद से देखें तो आप देख सकते हैं ये आपके पास क्या है, दूसरा स्टेप है। अब दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास सिट्रिक एसिड बना हुआ था, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, तब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से सिट्रिक एसिड से हाइड्रोजन निकलेगा, NAD+ के साथ मिलेगा और क्या बना देगा, NADH और H। इसी तरह क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल गई, तो सिट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज़ हो जाता है। और इसी तरह ज़हन में रखिएगा, यहाँ से क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो पहले आपके पास 6 कार्बन थे, अब 1 कार्बन निकल गई तो 5 कार्बन बचे हैं। तो 5 कार्बन पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड कहलाता है। यहाँ तक आपके पास सेकंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है वो देखते हैं। अब थर्ड स्टेप में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड को किस चीज़ के अंदर, सक्सिनाइल COA में। ज़हन में रखिएगा। अब इसमें होता क्या है कि जो अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड है जिसके पास अब कितने कार्बन बच गए हैं, आपके पास ज़हन में रखेंगे, जिसके पास 5 कार्बन बच गए हैं। अब 5 कार्बन जब उसके पास बचे हुए हैं तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा। जब एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो गई है। अब जब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी तो अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड में 5 कार्बन थे, 1 कार्बन और निकल गया, तो 4 कार्बन पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सक्सेनिक एसिड का नाम देंगे। और जब सक्सेनिक एसिड बन जाएगा जिसके पास कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, तो फिर क्या किया जाता है कि वो जो आपके पास सक्सेनिक एसिड है वो कंबाइन हो जाता है COA के साथ, कोएंजाइम A के साथ, तो ये क्या बना देता है, सक्सिनाइल COA बना देता है। तो ये कैसे होता है, इसको अगर हम डायग्राम की मदद से देखें, यहाँ पर आप देखें ये आपके पास अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड था जिसके पास 5 कार्बन थे, 1 कार्बन निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। जब यहाँ से कार्बन निकलेगा तो पहले 5 कार्बन थे, अब 4 कार्बन पर मुश्तमिल चीज़ बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, आपके पास सक्सेनिक एसिड का नाम देंगे। अब इसी तरह आपके ज़हन में रखेंगे, अब वो जो आपके पास सक्सेनिक एसिड बना है वो क्या करता है, देख सकते हैं यहाँ पर COA भी ऐड हो रहा है। तो इसके साथ मतलब कि सक्सेनिक एसिड के साथ जब COA मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको हम क्या बोलेंगे, सक्सिनाइल COA का नाम देंगे। अब इसी दौरान जब अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट हुआ सक्सिनाइल COA में, तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर सक्सेनिक एसिड बना, उसके बाद क्या हुआ, COA मिला तो फिर किस में कन्वर्ट हो गया, सक्सिनाइल COA में। अब इसी प्रोसेस के दौरान NAD+ भी इसमें ऐड होता है और यहाँ से हाइड्रोजन मतलब कि अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड से हाइड्रोजन जो है वो निकल कर इसके साथ मिलते हैं और वो क्या बन जाते हैं, NADH या NADH2 बन जाते हैं। अब आप देखिएगा, अब यहाँ पर आपके पास सक्सिनाइल COA बन गया है, ये आपके पास थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर ज़हन में रखिएगा, ज़हन में रखिएगा, ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास जो सक्सिनाइल COA है, फिर से यहाँ से COA मतलब कोएंजाइम निकल जाएगा। जब ये COA निकल जाएगा फिर से आपके पास क्या बन जाएगा, सक्सेनिक एसिड बन जाएगा। अब यहाँ पर जो सक्सेनिक एसिड बना था तो उसको हमने एक यहाँ पर तीर के निशान से शो किया हुआ है, ज़्यादा उसको डीपली नहीं देखा क्योंकि बुक में इतना नहीं है। जो बुक में है मैंने आपको वही बताया है। अब आप देखिएगा, अब सक्सिनाइल COA में से
जो आपके पास COA है वो निकल गया, फिर से क्या बना सक्सिनिक एसिड, जिसके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब इसी प्रोसेस के दौरान सक्सिनाइल COA में क्या थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। अब वो जो एनर्जी थी तो फिर क्या होगी, जब COA यहाँ से टूट कर निकलता है तो यहाँ से एनर्जी निकलती है, वो जो एनर्जी है वो ADP के साथ फास्फेट की सूरत में ऐड होगी और यहाँ पर क्या बनेगा, ATP बनेगी। क्या बनेगी, ATP बनेगी। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ATP फॉर्मेशन। अब इसमें हुआ क्या है, देखिएगा कि हाई एनर्जी बॉन्ड बन जाता है किसी के दरमियान, सक्सेनिक एसिड के दरमियान और COA के दरमियान। अब जब यहाँ पर ये चौथा स्टेप आता है तो उस बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। जब वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ से एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी जो है वो क्या होती है, ATP को बनाने में इस्तेमाल होती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। अब आप देखिएगा कि यहाँ से जो COA रिलीज़ हो जाता है और सक्सेनिक एसिड बन जाता है, क्योंकि पहले सक्सेनिक एसिड बना हुआ था। फिर से आपके, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेप उन्होंने बुक में नहीं दिया हुआ, तो पहले मैंने आपको बताया है कि सक्सेनिक एसिड बन जाता है, उसके साथ COA मिलता है तो सक्सिनाइल COA बन जाता है। उसके बाद यहाँ से COA निकल गया, फिर से वो दोबारा सक्सेनिक एसिड बना है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि जो आपके पास COA है, जब यहाँ से अगले स्टेप से जब वो निकल जाता है तो दोबारा से पीछे जो सक्सेनिक एसिड बना हुआ था, इसलिए हम बोलेंगे सक्सेनिक एसिड इज़ रीजनरेटेड। रीजनरेटेड का क्या मतलब है कि दोबारा बन जाना। अब इसी तरह आपके पास 4 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम 5वें स्टेप की बात करते हैं। तो 5वें स्टेप में क्या होता है, ज़हन में रखिएगा, एक-एक पॉइंट करके समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब देखें, ऑक्सीडेशन टू फ्यूमेरिक एसिड, जो आपके पास सक्सेनिक एसिड बना है उसको ऑक्सीडाइज़ किया जाता है और फिर कन्वर्ट किया जाता है किस चीज़ में, फ्यूमेरिक एसिड में। अब इसमें क्या होता है, सक्सेनिक एसिड इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू फ्यूमेरिक एसिड, कि जो सक्सेनिक एसिड है वो फ्यूमेरिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज़ किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि बाय रिमूविंग 2 हाइड्रोजन एटम, जो आपके पास सक्सेनिक एसिड है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम निकाल देंगे। जब हाइड्रोजन एटम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, FAD देते हैं। FAD जब देते हैं तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसके साथ मिलते हैं तो FADH2 बन जाता है। अब जब FADH2 बन जाता है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गए, तो जब हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो ये ऑक्सीडाइज़ हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, फ्यूमेरिक एसिड में। अब आप देखिएगा, एनर्जी फ्रॉम दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी है इज़ नॉट इनफ टू टेक NAD, मतलब कि ये NAD प्लस को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी नहीं होती, इसलिए यहाँ पर NAD प्लस की बजाय हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है, FAD, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। जहाँ पर FAD जो है वो क्या करता है, एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर, और इसी तरह वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर काम करेगा और हाइड्रोजन को हासिल करने के बाद, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, FADH2 के साथ, मतलब ये FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह आपके पास जो सक्सेनिक एसिड था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस चीज़ में, फ्यूमेरिक एसिड में। अब फ्यूमेरिक एसिड के पास कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। अब फ्यूमेरिक एसिड को कन्वर्ट करना है फिर से किस चीज़ में, ऑक्सिलो एसीटेट के अंदर। ऑक्सिलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए फिर एक और स्टेप आता है। अब इस स्टेप को हम कहते हैं छठा पॉइंट। अब छठे स्टेप में या छठे पॉइंट में फ्यूमेरिक एसिड के अंदर हम क्या करते हैं, पानी का इजाफा करते हैं, H2O दाखिल कर देते हैं। जब H2O दाखिल करेंगे तो फ्यूमेरिक एसिड में वाटर का मॉलिक्यूल जब ऐड होगा तो यहाँ से एक नई चीज़ बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, मैलिक एसिड का नाम देंगे। मैलिक एसिड का नाम देंगे, जिसके पास क्या है, 4 कार्बन है। अब इसमें होता क्या है, देखिएगा ज़रा। अब देखें फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड, छठे स्टेप के अंदर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड में और वो फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, मैलिक एसिड के अंदर। अब लास्ट में क्या होता है कि रीजनरेशन ऑफ ऑक्सिलो एसीटिक एसिड, जो ऑक्सिलो एसीटेट था या ऑक्सिलो एसिटिक एसिड था जिसके पास 4 कार्बन थे, सबसे पहले वो मिला था एसिटाइल COA के साथ, तो वही आपके पास ऑक्सिलो एसीटेट को दोबारा से रीजनरेट करवाने के लिए क्या करते हैं ये देखते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या बन चुका है, मैलिक एसिड बन चुका है, तो जो मैलिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किस चीज़ के अंदर, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और रीजनरेट कर देगा ऑक्सिलो एसीटिक एसिड को। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि रिलीज्ड हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन के NAD पॉजिटिव से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाते हैं, मतलब कि आपके पास ये जो मैलिक एसिड था यहाँ से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे और वो NAD प्लस को रिड्यूस कर देंगे और क्या बनेगा, NADH बनेगा। अब जब NADH बना, क्योंकि यहाँ से मैलिक एसिड से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, इसलिए आपके पास क्या हो जाता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बन जाता है और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड फिर से रेडी हो जाता है कि वो एक और एसिटाइल COA को जो है वो चलवाए और इस तरह आपके पास एसिटाइल COA के साथ रिएक्ट होके जो है वो रिपीट करे किस चीज़ को, इस क्रिब्स साइकिल को। अब आप देखिएगा ज़रा, इस प्रोसेस के दौरान FADH2 बने हैं, NADH2 बने हैं, ATP भी क्या हुई है, बनी है। अब आप देखिएगा ज़रा,
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड के अंदर से हाइड्रोजन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो NAD+ के साथ अटैच होकर या ऐड होकर NADH को बना देते हैं, और इसी तरह यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के अंदर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर। अब ये आपके पास ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रेडी हो चुका है कि फिर से वो क्या करे, एक और एसिटाइल COA के साथ मिले और वो फिर से किस चीज़ को बना दे, सिट्रिक एसिड को, इसी तरह और फिर से जो है वो साइकिल दोबारा से स्टार्ट करवा दे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एक फार्मूला बताऊंगा, तो फार्मूले की अगर हम बात करें, फार्मूला है आपके पास CI9 सम स्पेशल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन। अब C से मुराद सिट्रिक, आइसोसिट्रेट बनता है यहाँ पर, इसलिए आई लगा हुआ है, आपकी बुक में नहीं है तो उसको छोड़ दें। CI9 के है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट। इसी तरह आगे क्या है, CI9 सम से सक्सिनाइल, S से है, स्पेशल S है तो यहाँ पर S है, फार्मूला F है तो यहाँ पर भी F है, मेकिंग M है तो यहाँ पर M है, ऑप्शन O है तो ऑक्सिलो, इसके साथ O है। तो इसी तरह यहाँ पर आप लोग वो फार्मूला जहन में रख के ये पहले आप लोग इसको ड्रा कर लें, फिर ये ऐड करते जाएँ, कौन कौन सी चीज़ें ऐड हो रही हैं, कौन सी चीज़ें ऐड नहीं हो रही हैं, कौन सी चीज़ें बन रही हैं। इस तरीके से आप लोग उसको जो है वो फार्मूले को और इस साइकिल को याद कर सकते हैं। अब आप लास्ट पर देखिएगा कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुए, 1 2 2 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गए। इसी तरह आपके पास NADH2 या NADH+H कितने बने हैं, 1 2 3। इसी तरह FADH2 कितने बने हैं, 1, जहन में रख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास H2O कितने इस्तेमाल हुए हैं, 1। इसी तरह आप जहन में रखेंगे ATP कितने बनते हैं, 1। तो यहाँ पर एक जहन में रखिएगा, कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि हमारे पास जो क्रिब साइकिल है, क्रिब साइकिल के दौरान जो टोटल NADH2 बनते हैं एक क्रिब साइकिल के दौरान वो 3 हैं, टोटल जो ATP बनते हैं वो 1 है, टोटल पानी जो इस्तेमाल होते हैं वो 1 है। इसी तरह हमारे पास जो टोटल FADH2 बनते हैं वो 1 है। तो ये आपके पास ज़हन में रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, ये मैं आपको बता दूं, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान वहाँ पर क्योंकि जो ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज से हमारे पास कितने बने थे पायरुवेक एसिड, ग्लूकोज से पायरुवेक एसिड बने थे 2, याद होगा। अब इस पायरुवेक एसिड की ऑक्सीडेशन की जाती है, क्योंकि आपके पास पायरुवेक एसिड 2 बने हैं, इसलिए एक ग्लूकोज की अगर बात करेंगे, एक ग्लूकोज के अंदर पायरुवेक एसिड 2 बने हैं। यहाँ पर एसिटाइल COA भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि 2 पायरुवेक एसिड हैं तो यहाँ पर 2 बनेंगे। एक एसिटाइल COA एक दफ़ा साइकिल चलाता है, दूसरा एसिटाइल COA दूसरे क्रेब साइकिल में दाखिल होता है। तो एक क्रेब साइकिल के दौरान हमारे पास जो NADH2 बने हैं वो कितने हैं, 3 हैं, और 2 के दौरान कितने बनेंगे, 6। ये आपने ज़हन में रखना है। एक क्रेब साइकिल के दौरान NADH2 3 बनते हैं, और ग्लूकोज जब टूटता है तो कंप्लीट ग्लूकोज जो है वहाँ से तो 2 पायरुवेक एसिड बनेंगे, तो वहाँ से 2 पायरुवेक एसिड की ऑक्सीडेशन की जाएगी तो 2 दफ़ा रिएक्शन चलेगा। तो इसलिए कंप्लीट ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज़ करने के लिए आपके पास जो NADH2 बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, क्योंकि 2 दफ़ा साइकिल चलता है। इसी तरह FADH2 भी 2 बनेंगे, ये 3 बनेंगे, ये 3 एक साइकिल में बनते हैं तो 2 साइकिल में 6 हो जाएंगे। FADH2 एक साइकिल में 1 बनता है तो 2 साइकिल में 2 हो जाएंगे। इसी तरह जो पानी इस्तेमाल हुए हैं वो एक साइकिल में 1 होता है तो 2 साइकिल में 2 हो जाएंगे। इसी तरह ATP जो है वो एक साइकिल में 1 बनती है तो 2 साइकिल में 2 हो जाएगी। ये MCQs आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।